नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में 1100 करोड़ रुपए की अनियमितताओं को लेकर तमाम शिकायतें की गई हैं और ये शिकायतकर्ता मोहम्मद ताला है, जो कि बाराबंकी का है। उसने साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भ्रष्टाचार निवारण संगठन को एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें कि 333 पन्नों की शिकायत पत्र में 35 बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं कि जो ये मदरसा है, जो अनुदानित मदरसा है, इसमें 1100 करोड़ की जो सालाना बजट जो सरकार देती है इन मदरसों में, इसमें तमाम तरह की खामियां और गड़बड़ी मिली है। इसमें माना जा रहा है कि इसमें जो आरोप लगाए गए, इसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि जो ये मदरसे हैं उसमें छात्रों की कमी और अयोग्यता के आधार पर वहाँ पे शिक्षक वहाँ पर हैं जिनकी योग्यता नहीं है। कोविड काल के दौरान जिनकी नियुक्तियाँ हुई थी वो भी नियम के विरुद्ध हुई हैं। तो यानी कुल मिला के नियम का हवाला देते हुए कहा है कि इन जो 558 मदरसे हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर जांच की मांग की है। अब इसको लेकर जो भ्रष्टाचार निवारण संगठन है, अब उन्होंने एक शुरुआती जांच अब शुरू कर दी है और कई मानक पर जांच की जा रही है। क्या ये मदरसा जिन नियमों के तहत बनाए गए हैं उसमें छात्रों की जो संख्या है रजिस्टर्ड मेंटेन है कि नहीं है, और प्रबंधन समिति की ओर से भी कई चीज़ों की हेराफेरी बताई गई है कि सोसाइटी बना के और पैसे का भी बंटवारा किया गया, अन्य जगहों पर इसको डाला गया और फंडिंग की भी बात की जा रही है कि बाहर से इस मदरसों में फंडिंग की जाती है जिसका इस्तेमाल गलत तौर पे किया जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो शिकायत करता है उनका ये आरोप है कि इस पे अगर सही से अगर जांच की जाए तो इन मदरसों पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये 558 मदरसे अगर इनमें अनियमितताएं पाई जाती हैं, कई तरह की गलतियां पाई जाती हैं, तो जब शिकंजा कसेगा तो उसके बाद कुछ ही ऐसे मदरसे रह जाएंगे जो नियमित तौर पे चलेंगे, जो सरकार की ओर से जो अनुदानित होते हैं। हालांकि देखिए कुछ मदरसे होते हैं जो सरकार संचालित करती है, जिनकी फंडिंग की जाती है सरकार की ओर से, और कुछ ऐसे मदरसे होते हैं जो सरकार उनका सालाना एक बजट तय करता है जिसे अनुदानित मदरसे करते हैं। हालांकि मदरसों को लेकर राजनीति हमेशा देखने को मिली है, क्योंकि वैध और अवैध को लेकर मिली है, और दूसरी ओर सरकार हमेशा चाहती है कि मदरसों में जिस तरह से पढ़ाई हो वो एकदम मुख्य धारा की पढ़ाई हो, और जो कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, और जो यहाँ के जो बच्चे हों वो मुख्य धारा से जुड़ सके। हालांकि साफ तौर पे अभी देखा गया होगा कि ये जो पढ़ाई को लेकर, डिग्री को लेकर जो उस पर भी कई तरह के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए थे, जिसमें कि फाजिल जो डिग्री है उसको लेकर भी इसमें तमाम तरह की बात की गई। तो उन डिग्रियों की मान्यता नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से कहीं भी यूनिवर्सिटी से वो समृद्ध नहीं है। हालांकि अब तमाम तरह के जो ताला अंसारी है उन्होंने अपनी शिकायत में तमाम चीज़ें रखी हैं कि इस मदरसों में तमाम तरह की हैं जिसकी अगर बड़े पैमाने पर जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खासतौर पर जो कोविड काल के दौरान जो शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी वो शिक्षक अयोग्य है, यानी उनकी योग्यता नहीं है, और जो छात्रों की जो की संख्या होनी चाहिए वो साफ तौर पर यहाँ पर नहीं है, और सोसाइटी बना के बंदरबाट पैसे की जा रही है। तो 1100 करोड़ जो सालाना बजट योगी सरकार की ओर से दिया जाता है, कहीं ना कहीं उससे बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की आशंका है, जिसको लेकर जाँच की जाएगी। अगर जाँच में पाया गया तो इन पर शिकंजा कसा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। जम्मू कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा पिछले कई दिनों से जो है लोगों के बीच और जो मौजूदा सरकार है नेशनल कांग्रेस के बीच काफ़ी गहमा गहमी हुई और काफ़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने निकल आए। जब जम्मू कश्मीर के यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि लोगों को जो है 200 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाएगा 2 दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया जाता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब 6.8% जो है बिजली टैरिफ्स में हाई किया जाएगा।
उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बयान स्टेटमेंट सामने आए और आज हमने देखा कि अपनी पार्टी से लेकर पीडीपी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। मैं इसको हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे कि प्रदर्शन जो है वो पीडीपी के वर्कर्स लीडर्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी जो है पीडी हेडक्वार्टर पहुंची हुई है। ये प्रदर्शन जो है आज सुबह सवेरे से ही शुरू किया गया और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की पार्टी जो है अपनी पार्टी उन्होंने भी जो है लाल चौक के प्रेस निकले में इस टैरिफ हाइक पे जो है प्रदर्शन किया। और इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी वर्कर्स जो है पीडीपी के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। The first promise made by Abdurrahim Rathar, the committee chairman of manifesto, उन्होंने कहा था 200 यूनिट जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हम देंगे, आप हमें वोट दे दो। टोपी तक उन्होंने नीचे लाई, आप हमें वोट दे दो। नौकरियां 1 लाख देंगे और उसके बाद 12 गैस सिलेंडर देंगे। लीव असाइड ऑल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। फिलहाल 200 यूनिट में आपका 2 साल सरकार मुकम्मल कर रहा है। कहाँ है 200 यूनिट? अब बचे हैं आपके अगले 2-3 साल, अगर बच गए तो ये 2 साल जो हमारे जाया हुए, इसको कौन कंपनसेट करेगा इस लॉस को? एक तो बेरोजगारी और इतनी महंगाई, उसके बावजूद आप उसमें हर महीने उसको इतना दबा रहे हैं पावर बिल्स के तहत। मैं अपने घर में हूँ, आप यकीन करेंगे मुझे हर दिन पावर बिल्स मिल रही है। क्या हाइक है ये, जो ये हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है और पावर बिल्स बार बार ज्यादा आ रही है। हमारा सरकार से सवाल है, उमर साहब की सरकार से सवाल है कि आप चाहते हैं कि आपके लोग कैसे रिएक्ट करने चाहिए? लोग मातम करें, लोग रोए। तमाम लीडर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और यही मांग है कि 2 साल पहले जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे वो यूनिट्स की बात हुई कि वो 200 यूनिट जो है गरीब आवाम को क्यों नहीं दिए गए और उसके बावजूद भी जो है इन टैरिफ्स में हाइक देखने को मिला। एक तरफ से अगर देखा जाएगा जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पे खुद पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जो है वो पहुंचे। इससे पहले तमाम लीडर्स और पॉलिटिकल वर्कर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पार्टी जो पावर हाइक टैरिफ प्लान है उस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो वादे किए गए थे उसके खिलाफ भी जो है पीडीपी की तरफ से जो है आज प्रोटेस्ट किया गया। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। खालिस्तानी आतंकियों के जरिए पंजाब को दहलाने की एक बड़ी साजिश को चंडीगढ़ पुलिस ने नाकाम कर दिया। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस को सेक्टर 43 के बस स्टॉप के पास से आईडी मिला। हालांकि ये आईडी की अगर बात की जाए तो ये आईडी एक्टिव नहीं था, बल्कि इसको जब्त उस समय किया गया जब इसे एक्टिव करने की तैयारी चल रही थी। बात की जाए अगर चंडीगढ़ पुलिस की, तो चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त को सेक्टर 36 में एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए कुछ लोग चंडीगढ़ और पंजाब के दूसरे जिलों में एक्टिव हो रहे हैं। जिसके बाद जब मुखबिर से ये सूचना मिली, उसके बाद फौरन चंडीगढ़ सेक्टर 36 के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और इस पूरे मामले की तफ्तीश गंभीरता से शुरू कर दी। चूंकि मामला बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने 2 तरन तारण से और 1 अमृतसर से शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में ये पता चला कि तीनों के ही संबंध विदेश में बैठे हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सतनाम सिंह के साथ जुड़े हुए थे और सतनाम सिंह के कहने पर ही ये तीनों पंजाब में आईडी के जरिए ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। चंडीगढ़ पुलिस की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और आतंकवाद में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान जैसे डेटोनेटर, पिस्टल्स, गोलियां, मैगजीन और रिमोट कंट्रोल, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाना था आतंकी वारदातों को लेकर। लेकिन इससे पहले कि तीनों लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते, पंजाब पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल पंजाब पुलिस लगातार इन तीनों से पूछताछ कर ये जानने में जुटी हुई है कि इनके पास ये तमाम हथियार, तमाम डेटोनेटर, तमाम पिस्टल्स और ये जो बंदूकें हैं या ये कहा जाए कि ये गोलियां इनको कब, कहां, किसने और कैसे दी थी। क्या
बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो कुछ लोग पंजाब में इस समय एक्टिव हैं, जिनके जरिए सतनाम सिंह ने सारे जो एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने का जो इस्तेमाल किया जाना था, या फिर ये कहा जाए जो पिस्टल्स और जो मैगजीन और डेटोनेटर जो बरामद किए गए थे, वो उनको आखिर सतनाम सिंह ने किस तरीके से पहुंचाए, किन लोगों के जरिए ये पूरी जो है सामान इन तीनों तक पहुंचाया गया था। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस तीनों से पूछताछ कर तमाम तरह की जानकारियां जुटाकर इनके बाकी साथियों की अरेस्टिंग की लगातार कोशिशें कर रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय बैठक को संबोधित कर रहे हैं। ये बैठक सबसे ज्यादा अहम है और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और ऐसे में खास तौर पर जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर बातें चल रही थी। कई ऐसे देश के राज्य हैं जिसकी बॉर्डर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से मिलते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो नेपाल से जुड़ता है। और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बंगाल के सिलीगुड़ी जाकर चिकन नेक का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान एसएसबी के कई अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है और आज इसी सभी चीज़ों को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान नेशनल सिक्योरिटी के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। कई राज्यों के जो सचिव हैं वो मौजूद रहे, डीजीपी मौजूद रहे, गृह सचिव मौजूद रहे और इन सभी के साथ गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक की है। बैठक में राज्य के आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर नक्सली मिलते हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बॉर्डर फेंसिंग को लेकर परेशानी होती है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर तनातनी होती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर गृह मंत्री ने बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद उन्होंने की है। इस दौरान केंद्रीय सचिव, गृह सचिव जो हैं वो मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के गृह सचिव जो हैं वो मौजूद रहे। इस बैठक की सीधे तौर पे अगर बात की जाए तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर की थी। पहले भी गृह मंत्री पश्चिम बंगाल जा चुके हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग नज़र आती हैं, चाहे नॉर्थ 24 परगना की बात की जाए और चिकन नेक जो महज 24 किलोमीटर चौड़ा है, अगर उसके कट जाने की वजह से 7 जो देश के राज्य हैं वो कट सकते हैं भारत से। तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा सुरक्षा को लेकर तस्वीरें नज़र आई। यहाँ पर खुद गृह मंत्री ने चिकन नेक का दौरा किया, वहाँ पर एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के साथ बैठक की और आज देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो, डीजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो एसएसबी, तमाम राज्यों के गृह सचिव और तमाम राज्यों के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को सीधे तौर पे आंतरिक सुरक्षा को लेकर देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देश में गृह मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है। सीधे तौर पे ये 2 दिवसीय बैठक है जहां पर आज कई राज्यों के गृह सचिव से अमित शाह मुलाकात करेंगे और कल कुछ राज्यों के गृह सचिव से अमित शाह की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में सीधे तौर पे देश में जो चल रहे कई हंगामे हैं, आंदोलन है और आंतरिक सुरक्षा, जो हमने पहले भी बताया कि बॉर्डर से सिक्योरिटी से लेके जो वादे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको लेकर खास तौर पर बांग्लादेश के जो पूरे बॉर्डर हैं जो बिहार के किशनगंज से शुरू होते हैं और पूरा चिकन नेक की तरफ नज़र आते हैं, वहाँ पर फेंसिंग को लेकर बातें हो रही हैं। नेपाल का जो खुला बॉर्डर है वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा है, इसको लेकर बातें हो रही हैं। तो ये कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल बाउंड्रीज को लेकर परेशानी होती है, जहाँ से आईबी गुजरती है यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री गुजरती है, वहाँ पर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर खुद गृह मंत्री आज बैठक कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली में H1N1 फ्लू के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं RML यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर। प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो 144 से ज़्यादा जो संक्रमित मरीज़ हैं वो पाए जा रहे हैं। पूरे देश में अगर बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज़ पाए गए हैं। अब इसी को देखते हुए सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। तमाम जगहों पर जो संक्रमित मरीज़ हैं वो पाए गए हैं और ख़ास तौर पे अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और H1N1 फ्लू को लेकर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी इसको लेकर बैठक की है और साथ ही साथ ये बताया है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। GTB अस्पताल से लेकर तमाम अस्पतालों में फ़िलहाल H1N1 फ्लू को लेकर तैयारी की जा रही है। बुखार से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि मौसम के बदलने की वजह से ये H1N1 फ्लू जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों में फैलता है। अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर इसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये RML हॉस्पिटल है जहाँ पर डेडिकेटेड वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोग जो हैं अगर संक्रमित होते हैं तो उनके लिए उपचार जो है वो किया जा सके।
फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उस हिसाब से यहाँ पर 56 से ज़्यादा जो है वो डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं अगर केवल दिल्ली के मामले की बात की जाए तो 1777 मामले जो हैं वो केवल दिल्ली में आ गए हैं। कुल इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामले जो है वो पूरे देश में दर्ज किए गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये आंकड़ा जो है वो सामने आया है, उसमें ये भी बताया गया है कि अब तक किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में IDSP के तहत रोजाना ILI, SARI और इन्फ्लुएंजा के मामले की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की है और तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए H1N1 फ्लू इन दिनों सबसे ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको लेकर संक्रमित मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर का ये साफ कहना है कि आयुर्वेदिक दवा के साथ होम्योपैथिक दवा और जो जनरल मेडिसिन होते हैं, जेनरिक मेडिसिन होते हैं, उससे भी इससे उपचार किया जा सकता है। लेकिन लगातार ये जो संक्रमण हो रहा है उससे सरकार का ये साफ कहना है कि वो लोग पैनिक ना हो। बुखार होता है, लोग इससे इलाज करा के ठीक हो सकते हैं। तमाम जगहों पर जिस तरीके की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि RML की बात कर रहे हैं, इस तरीके से GTB नगर हो, तमाम जगहों पर डेडिकेटेड वार्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो और जो H1N1 फ्लू के जो मरीज़ हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस समय आगरा के शमशाबाद रोड पर है। ये शमशाबाद रोड है और आगरा स्मार्ट सिटी है। आप देख सकते हैं, खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आगरा स्मार्ट सिटी है और इस स्मार्ट सिटी की सड़कों का हाल। अब मेरे पीछे जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो घर से अपने ज़रूरी काम के लिए भी बहुत ही मजबूरी में निकलते हैं। आप देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। सर क्या नाम है? विनोद कुमार चतुर्वेदी। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरह ये पानी भर गया है, महज रात के 3 बजे से ये बारिश हुई है और 3 बजे से लेकर अब तक ये हाल है, क्या कहना चाहिए? ये तो स्मार्ट सिटी का हाल है। ये तो पूरा सफाई होती नहीं है नालों की और आए दिन यही होता है। जब बारिश होती है तो इसी तरीके से बारिश पानी भर जाता है यहाँ पे रोडों पे। अगर नालों की सफाई हो तरीके से तो पानी भरेगा नहीं, कोई काम करना नहीं चाहता है इसमें। क्या यहाँ जो आप जनप्रतिनिधि जो चुन के लाते हो उनको यहाँ, तो कभी आप इस तरह की किसी से... वो कभी आते ही नहीं है, देखने ही नहीं आए कभी भी यहाँ पे। क्या स्थिति है यहाँ पे? भाई जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो उनको आना भी चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए क्या स्थिति हो रही है क्या नहीं हो रही है। आता ही नहीं है कोई भी यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जो जनता है खासा नाराज दिख रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी इनकी शुद्ध लेने नहीं आता। जब वोट होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो अपना वोट इनसे लेने के लिए, आग्रह करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। जनता में खासा आक्रोश है कि भाई यहाँ जो साफ सफाई है, नालों की सफाई नहीं होती है। नालों की अगर सफाई हो तो पानी का बेहतर तरीके से ये निकास हो, पानी अपनी सही स्थिति से ये पानी निकल पाए। तो इस तरह जनता भी बहुत परेशान है इस जल भराव को लेकर। अपने सहयोगी मुकेश के साथ इंडिया डेली आगरा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।